पूरा फॉर्मूला याद हो गया है? हाँ प्रियांशी, पूरा फॉर्मूला याद हो गया है? यस सर। तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बोलिए। पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नहीं आती है। गौरव आप बताइए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बोलिए। बोलिए। कोई नहीं आती है, बताइए कैसे होगा। देखिए पोटेंशियल का जितना भी फॉर्मूला है एक साथ आप ऐसे समझ लीजिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला पहला में अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के चलते क्या फॉर्मूला होता है, सीधा एकदम क्यू बाई आर होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, वो तो कांस्टेंट है उसका, याद कर लीजिए। चार फॉर्मूला को ध्यान में रखिए एकदम ऑलवेज। देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान समझ लीजिए। आप हर हाल में दो चार्ज रहेगा, तो दो चार्ज रहेगा तो इसमें फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Q1 Q2 होगा, अब बाई आर स्क्वायर होगा, कांस्टेंट तो होगा, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही हर हाल में। लेकिन फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक चार्ज के चलते होता है, नहीं पॉइंट चार्ज वो लेते हैं आपका। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, वर्क डन में फोर्स गुने डिस्टेंस होता है, यानी इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर गायब हो जाएगा। तो Q1 Q2 होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क डन भी लीजिएगा और पर यूनिट चार्ज भी लीजिएगा, तो वो आर भी कटेगा वो क्यू भी कटेगा, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ये फार्मूला को नहीं जब तक ध्यान में रखिएगा तब तक कैसे काम चलेगा बताइए। चार फार्मूला भी याद कीजिए। फोर्स का जो फार्मूला होता है वही वर्क डन का होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का। क्यों? क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, तो आर से गुना कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। आप पर यूनिट फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पर यूनिट वर्क डन को कहते हैं क्या, पोटेंशियल। तो इसीलिए जितना इसमें चार्ज है एक चार्ज इसमें गायब हो जाएगा। दिमाग में सेट कर लीजिए कैसे लर्न करना है, क्योंकि फार्मूला तो यहाँ बहुत है, ये बात आपको ही पता है और हमको भी पता है। ठीक है, फार्मूला एकदम हर हाल में याद होना चाहिए सब। कोई पूछे फटाक से फार्मूला एकदम एक जगह सारा फार्मूला लिख करके जब तक नहीं लर्न करेंगे, एक पेज पर एकदम अच्छा से अरेंज करके, तब तक आपसे लर्न नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना फार्मूला था उतना ही आपका पोटेंशियल का फार्मूला, ये बात याद कर लीजिए। जितने चीजों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं उतने ही चीजों का पोटेंशियल का फार्मूला है। अगर मान लीजिए कि आप ऐसा लिखते हैं तो इधर होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इधर किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा यहाँ पर पॉइंट चार्ज के चलते, पहला अगर यहाँ भी पॉइंट चार्ज लेते हैं तो पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है, सीधा सीधा बात आप जानते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर जानते हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर ये हो गया। दूसरा आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते, इलेक्ट्रिक डायपोल सब पढ़े हैं, याद कर लीजिए। यहाँ भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जितने चीजों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े उतने ही चीजों का पोटेंशियल भी पढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो जनरल फार्मूला था याद कीजिए क्या था, E बराबर था P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब
√3 cos स्क्वायर थीटा +1 था। एक्सियल पॉइंट का अलग था, इक्वेटोरियल पॉइंट का अलग था। इसका जो जनरल फॉर्मूला है आपका P बाई यानी P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए गौर कीजिए, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ R था, यहाँ क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर है। टर्म को ध्यान दीजिएगा, फील्ड में एक R का वैल्यू ज्यादा होगा पावर में। और आपको पता है इसमें एक्सियल पॉइंट के लिए चलते थे, एक्सियल के लिए, तो एक्सियल के लिए पता है कि थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होता है तो cos 0 1 होता था, इसलिए ई एक्सियल जो होता था 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाता था। यही एट इक्वेटोरियल जब चलते थे, इक्वेटोरियल, तो थीटा हो जाता था 90 डिग्री, तो 90 ये हो जाता था 0, तो 1 का √1 यानी ई बराबर हो जाता था केवल P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और यहाँ पर उसी तरह से जब एक्सियल चलिएगा, एक्सियल के लिए चलिएगा तो क्या होगा, एक्सियल पर यहाँ भी थीटा जो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो 1 हो जाएगा यानी v बराबर होगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन एट इक्वेटोरियल पर जब चलिएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल 0 होता है। हमने क्यों पोटेंशियल सर्किट बना था। आप देखिए डायपोल जितना मतलब कि जितना चलते पढ़े हैं, अब इसमें फिर क्या पढ़ाया था आपको, रिंग के चलते, ड्यू टू रिंग, रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, ऐसे अगर ये रिंग है ऐसे बनाया हुआ और चार्ज है तो इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये अगर रेडियस a है और डिस्टेंस यदि ये r है तो a स्क्वायर R स्क्वायर का पावर 3/2 पढ़े थे, याद कर लीजिए 3/2। और यहाँ अगर रिंग के चलते चलिएगा, फिर सबका निकाल कर दिखाए हैं, रिंग के एक्सियल पॉइंट पर चलिएगा तो याद कीजिए यहाँ का फॉर्मूला बहुत आसान था। क्यों, अगर ये रेडियस ये r है तो आपको क्या बोले थे, चार्ज से सिर्फ डिस्टेंस लेना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस ये लेना है। तो यहाँ पर जो v का फॉर्मूला था वो सोचिए कितना आसान था, q था केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और डिस्टेंस कितना होता है भाई, तो तिरछा डिस्टेंस आपको पता है कि R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। अंतर देखिए, और उसका डेरिवेशन था एक पेज में, इसका डेरिवेशन था एक लाइन में। इसके बाद इसमें किसके चलते पढ़े थे, आर्क के चलते पढ़े थे। अगर कोई आर्क है, चार्ज है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, देखिए 2 लैम्डा साइन थीटा बाई 2 था, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस था। याद कर लीजिए आर के चलते, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो दोनों तरफ से बनता था वो थीटा एंगल इसमें लिया जाता था। लेकिन यही आर्क के चलते जब रिंग का बताए थे तो याद कीजिए, यही आर्क में जब यहाँ पोटेंशियल का जब फॉर्मूला देखे थे तो सेंटर पर था जो चार्ज था, तो यहाँ पर टेंशन नहीं था। क्यों, पोटेंशियल था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, चार्ज से उस पॉइंट की दूरी, तो सब जगह तो रेडियस ही होगा, इसलिए ए आ गया था डायरेक्ट। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, है ना, देख लिए ध्यान से, है ना, तब इस तरह से आपका वैल्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब सारा फॉर्मूला आपको लिखवा चुके थे, उसको याद करना था आपको, है ना। और भी आगे बताए थे उसी तरह से, इसमें आपका स्फीयर के चलते आया था फॉर्मूला, स्फीयर के चलते, तो इस तरह से कैटेगराइज करके फॉर्मूला याद कीजिए। जितना लिखवाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही लिखवाए हैं कि इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला सारा पिछले क्लास तक। जब तक दोनों के एक साथ नहीं नजर डालेंगे ना, जब तक याद नहीं होगा कैसे कैसे अंतर है जो, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी हम मिटाने के लिए तैयार हैं, है ना। नहीं, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो फिर याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। फार्मूला ऐसे याद करेंगे दोनों का, देख लीजिए पोटेंशियल और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला करके फार्मूला इसी तरह से लर्न करना पड़ेगा, तभी याद होगा। जब तक दोनों, नहीं तो इसमें स्क्वायर होता है उसमें क्यूब होता है, इसमें आपका आर होगा तो उसमें स्क्वायर होगा, और टर्म थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। आप लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला तो याद करना बहुत आसान है,
अब देखिए इस दोनों में एक रिलेशन बताएंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है तब पोटेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला है तो उसको याद, दोनों में कन्वर्सन का उसूल निकालते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है उसको देखना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि तो बहुत सिंपल है। देखिए वही निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिखे हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी, इस दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनेगा, जो कि प्लेन बनेगा, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग। और यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, ये सरफेस है। दूसरा जो है आपका ये है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो बहुत कम है, और वह dr है। कितना है? dr है, बहुत कम डिस्टेंस है। देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इधर होगा, इस डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो एक बात आप समझते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज का कहीं ना कहीं भंडार होगा और इधर नेगेटिव चार्ज का भंडार होगा। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की ओर जा रहा है। और जब पोटेंशियल की फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई आर। जैसे इस डिस्टेंस से दूर जाएगा पोटेंशियल घटते चला जाएगा। इसका पोटेंशियल यदि भी है तो इसका पोटेंशियल होगा v माइनस डी भी होगा, थोड़ा सा तो कम जरूर होगा, पता नहीं, क्योंकि dr डिस्टेंस आगे निकल गए हैं। तो पहले इतना बात समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए, थोड़ा सा पोटेंशियल तो जरूर कम होगा, हर हाल में कम होगा एट एनी कंडीशन। समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल जो है थोड़ा सा हर हाल में कम होगा। तो यहाँ पर V एंड dV जो है पोटेंशियल ऑफ टू इक्विपोटेंट सरफेस है। V एंड V माइनस dV आर द potential of two equipotential surface है, two equipotential सरफेस है। आपका इस बात को समझ लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस पर है, इस सरफेस पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो उसको मैं खींच के इधर लाना चाह रहा हूं, इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा करके मैं इसको यहां से खींच करके यहां पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसको अपोज में तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, F बराबर QE, जो आपको पहले से पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स QE लगेगा। हम उसके अपोज में इसको खींचेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक खींच के हम ये लाना चाहते हैं
आज देखना चाहते हैं कि हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देख लीजिए यानी कि V1 to move charge Q with the help of external force है ना। हम चाहते हैं कि चार्ज Q जो है मूव करे एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में। अब मूव कैसे करवाना है, जब जब पोटेंशियल एनर्जी या जब जब पोटेंशियल की बात किए हैं तो हर हाल में क्वासी स्टैटिक मतलब धीरे धीरे मूव करवाना है, तेजी में नहीं। तो जब धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता है कि यह फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि आप याद कीजिए मोशन के तरफ वाले फोर्स को प्लस लेते हैं और अपोजिट वाले को इलेक्ट्रिक फोर्स को माइनस, इक्वल टू ma। स्लो मूवमेंट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा हर हाल में F के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। अगर डायरेक्शन के साथ चलना चाहते हैं तो अगर देखिए यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में चलना चाहते हैं तो देख लीजिए F बराबर क्या होगा, आपका QE होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है तो एक्सटर्नल फोर्स के चलते वर्क डन, और यही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं एक्सटर्नल फोर्स को तो माइनस QE हो जाएगा। हम F का वैल्यू पुट कर दिए हैं, F बराबर QE है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा आपका माइनस QE। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा FEX dr cos थीटा। फॉर्मूला तो यही होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, और तब cos 0 डिग्री होगा। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो DW आ जाएगा माइनस QE, देख लीजिए ध्यान से, dr cos 0 डिग्री, इक्वेशन नंबर पहला cos 0 1 होता है। ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q, जो डेल U बराबर होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, या डेल U बराबर तब तो हो जाएगा Q और V फाइनल माइनस V इनिशियल, या डेल U बराबर हो जाएगा Q। देखिए V फाइनल क्या है, V फाइनल तो V है, इनिशियल V माइनस DV है, तब V माइनस DV है। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, यानी डेल U बराबर आ गया Q इंटू DV, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। देखिए, और आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हम दो तरफ से गए हैं, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर चलिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आप क्या लिखिएगा खुद सोचिए। Q माइनस QE dr इक्वल टू Q गुने DV। देख लीजिए, क्योंकि cos 0 1 होता था, Q कट गया, E बराबर आ गया माइनस DV बाई dr। ये फार्मूला आ गया आपका बन के। देखिए, ये फार्मूला से अब आप समझ सकते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये फार्मूला जो बन के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन नहीं आ गया क्या? अब सोच लीजिए आप अच्छी तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तिरछा, या DV बराबर लिख सकते हैं, DV बराबर माइनस E डॉट dr। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं आप खुद सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है,
और पोटेंशियल जो है क्या है आपका स्केलर है, इसलिए वैसा किए हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए वैसा किए थे हम। आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो dv बराबर आप लिख सकते हैं ऐसा भी माइनस ई डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर टोटल पोटेंशियल निकालने की बारी आ जाए तो माइनस साइन बाहर और ई डी आर का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, यानी पोटेंशियल निकालना हो तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यानी किसी भी फार्मूला का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, आप पोटेंशियल निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। या किसी फार्मूला का अगर आपको पोटेंशियल मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर दिएगा तो आंसर आ जाएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। बात समझिए अच्छी तरह से। देख लीजिए बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आ गया है। और ये तो पहले बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था सीबीएसई बोर्ड में, जब रिटन एग्जाम होती थी। इस बार तो ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका क्वेश्चन ही पूछेगा, न्यूमेरिकल ही आएगा। ये सेकंड इक्वेशन एक बार फिर से बता दीजिए ना। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, देखिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है। और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को पिछले क्लास में लिखे थे कि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, जो क्यू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल भी होता है, दोनों फार्मूला हम लिखे थे। और भी फाइनल क्या है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव करवाए हैं उसको देख लीजिए। चार्ज को आपने भी माइनस डी से भी तक मूव करवाया, तो भी जो हो गया ये फाइनल पोटेंशियल हो गया। और ये जो आपका हो गया, क्या हो गया आपका, भी माइनस डी भी इनिशियल पोटेंशियल हो गया। तो उसको घटा दिए तो क्यू इंटू डी भी आ गया, और दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए। और कोई परेशानी है तो बोलिए। अगर नहीं परेशानी है तो एससी वर्मा का पेज नंबर 123 123 नंबर का पेज नंबर क्वेश्चन का 60 नंबर प्रॉब्लम बनाना है, 60 नंबर प्रॉब्लम। आप लोग जल्दी से बनाइए 123 पेज नंबर का 60 नंबर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर आ गया, आंसर मिला लिए। यस सर। देखिए इसमें जो था ना आपका 60 नंबर में जो था 123 पेज में, एक आपका भी बराबर इक्वेशन लिखा हुआ है, ए इंटू एक्स बाई, फिर प्लस है, देखिए ए इंटू एक्स बाई है, प्लस बाई जेड है, बाई जेड है, फिर जेड एक्स है, ऐसा। फिर आपका देख लीजिए, इसमें कहता है कि राइट डायमेंशन फार्मूला पे ए का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, क्या होगा। तो देखिए आप समझ लीजिए, अगर इसको तोड़ देते हैं तो बहुत आसान है। ए एक्स बाई होगा, ए बाई जेड होगा, और ए जेड एक्स होगा। और आपको पता है प्लस माइनस से सेपरेट टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 11th क्लास का लगाना है। इसका डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर होगा, तो डायमेंशन ऑफ क्या, ए एक्स बाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। इसलिए डायमेंशन ऑफ ए बराबर लिखिएगा तो वर्क डन का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। चार्ज का क्यू बराबर आई टी होता है, एम्पियर गुने टाइम।
और एक्स बाई नीचे जाएगा तो एल इंटू एल। इसलिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए जब निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, एम उसी तरह से रहेगा, एल ये गायब हो जाएगा, t-3 और a-1 हो जाएगा। ये आया डायमेंशन फार्मूला आया आपका, ठीक है। बी में फिर कहता है आपका कि ए का बी में फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, ये ए नंबर था। बी नंबर में देखिए एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो अभी डिराइव किए थे ई बराबर माइनस dv बाई डी आर डिराइव किए थे, बात याद कर लीजिए। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, अगर यहाँ ई एक्स लिख दिए आप, तब जो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा माइनस dv बाई डी एक्स होगा। अगर आप ई बाई लिख दिए हैं तो यहाँ फॉर्मूला बदल करके माइनस dv बाई डी बाई हो जाएगा। और अगर ई जेड लिख दिए हैं, जेड के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस dv बाई डी जेड होगा। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर का ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और फार्मूला भी उसी के टर्म में होगा। तो इसका कहता है एक्सप्रेशन लिखिए एक्स बाई जेड में। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर EX लिखना चाहते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा माइनस ए, और आपका डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा एक्स बाई जाएगा प्लस बाई जेड जाएगा, आप प्लस जेड एक्स जाएगा, देख लीजिए। और अगर एक्स फंक्शन में है तो यहाँ dx होगा। आपको पता है कि प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म का डायमेंशन सेम होता है। प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है पहली बात। तो पहले तो EX बराबर जब लिखिएगा तब क्या लिखिएगा माइनस ए, और इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना पड़ेगा इनटू में ब्रैकेट शुरुआत कीजिए और अंदर में क्या क्या बचा। तो इसके रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाई बच जाएगा, क्या बच जाएगा, बाई बच जाएगा, प्लस इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के फंक्शन में यहाँ कोई नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो एक्स एक्स फंक्शन में है तो यहाँ जेड बच जाएगा, यानी 0 प्लस जेड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से ई बाई निकालिएगा तब माइनस ए हो जाएगा, और हो जाएगा आपका एक्स बाई हो जाएगा, बाई जेड हो जाएगा, प्लस जेड एक्स हो जाएगा, और बाई डी बाई हो जाएगा। तो अब की बार जब इसको लिखिएगा ई बाई बराबर, तो माइनस ए रहेगा, यहाँ बाई फंक्शन में है तो एक्स हो जाएगा, यहाँ बाई फंक्शन में है तो जेड हो जाएगा, यहाँ इसमें से कोई फंक्शन में नहीं है तो 0 हो जाएगा। और यदि EZ निकालना चाहते हैं तो माइनस ए, फिर dv बाई उतने लिखिएगा एक्स बाई प्लस बाई जेड, आप प्लस जेड एक्स, आप बाई डी जेड लिखिएगा। तो आपको पता है कि यहाँ EZ बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा, और यहाँ पर देखिए जेड यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, यहाँ बाई हो जाएगा, और यहाँ एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एक्स के फंक्शन में भी, बाई के भी फंक्शन में, जेड के फंक्शन में एक साथ। तो देखिए सब में ए कॉमन है, याद कर लीजिए, तो माइनस ए कॉमन आ जाएगा। अब अगर पहले एक्स लिखे हैं तो एक्स का जो डिफरेंशिएशन बचा है बाई प्लस जेड बचा है, देख लीजिए बाई प्लस जेड बचा है, ये है एक्स के लिए है। तो एक्स अगर यहाँ वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ आई कैप आ जाएगा, बाई के लिए आया एक्स प्लस जेड आया तो प्लस एक्स प्लस जेड आया, लेकिन इसमें जे लगाना पड़ेगा। फिर इसके जेड के लिए क्या आया, एक्स प्लस बाई आया, तो एक्स प्लस बाई और के हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यही एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। शुरू नहीं समझ में आ गया।
अनुषा समझ में आ गया है? देख लीजिए ध्यान से कैसे बनेगा। यस सर। प्रियांशी आपको समझ में आ गया है ना ये सब चीजें? देख लीजिए। सब बना लिए थे। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब आगे। इसमें फिर कहता है कि ए का वैल्यू जो है कितना रखा हुआ है, आपका 10 लेना है, और बाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू सबका 1 1 कोऑर्डिनेट लेना है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी नंबर में कह रहा है ए का वैल्यू 10 लेना है, एक्स का वैल्यू, बाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू सबका आपका 1 लेना है। तो कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए क्या होगा। तो ई बराबर हो जाएगा -10 हो जाएगा। आप बताइए 1 + 1 2i हो जाएगा, 1 + 1 2j हो जाएगा, और 1 + 1 2k हो जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा -20 और i + j +k हो जाएगा। देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाहते हैं तो 20 हो जाएगा इंटू i/j/k का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √3। नहीं विश्वास है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 20√3, यानी कि 35 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है, वहीं पर है आपको। आपका 58 नंबर बनाइएगा, एससी वर्मा 123 पेज नंबर 123 का 58 नंबर बनाइए। 58 कौन सा 58 बनाइए। देखिए ऐसे बन ही जाएगा, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, दोनों को रिलेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये नीट में जो पूछा हुआ था आपका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला दिया हुआ था यहाँ पर V बराबर आपका 4x² दिया हुआ है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 10 जूल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक कोऑर्डिनेट पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इस कोऑर्डिनेट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कोऑर्डिनेट दिया उसका 102 दिया हुआ है, यानी कि 102 पर जब कोऑर्डिनेट पर निकालना है, लेकिन यहाँ x के फंक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ x के फंक्शन में आएगा। तो ये 0 और 2 तो फालतू में दिया, यानी कि आप सीधा Ex निकालिएगा तो -dV/dx लिखिएगा, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो Ex जब लिखिएगा तो -dV/dx लिखिएगा, तो d आप v के बदले लिखिएगा 4x², आप बाई dx लिखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा x के अलॉन्ग -8x आ जाएगा। बस सीधा सीधा आ जाएगा कॉलम। देख लिए ध्यान से, जब -8x आ जाएगा तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब आपको 8x हो गया, अब माइनस साइन दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, सीधा सीधा बात है। यानी कि ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। और 1 लेना है तो 1 यहाँ लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा ऐसे वेक्टर में दीजिएगा तब -8i लिखिएगा, सीधा सीधा। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन जो नीट में पूछा हुआ था 2009 में, उसमें पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ था V बराबर -x² बाई -x और z³ और +4 दिया हुआ था। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से निकालने के लिए कह रहा था आपका, तो पहले x के लोग निकालिएगा तो -dV/dx कीजिएगा, तो x² बाई xz³ +4/dx लिखिएगा। तो Ex जो आ जाएगा आपका क्या होगा, समझ लीजिए बात को ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा कि तो माइनस रहेगा ही, अब ब्रैकेट इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x बाई होगा, इसका डिफरेंशिएशन z³ होगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब ई बाई जब निकालिएगा
तो माइनस dv यानी एक्स स्क्वायर बाई एक्स जेड क्यूब आप प्लस 4 बाई डी बाई लिखिएगा। बाई के रिस्पेक्ट में जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आपको करने आता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई यहाँ कोई फंक्शन में नहीं इसलिए इसका भी 0 हो जाएगा। Ez बराबर जब लिखने चलिएगा डी एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स जेड क्यूब आप प्लस 4 बाई डी जेड हो जाएगा। अब जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के लोग लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, देख लीजिए, और माइनस एक्स 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो था यहाँ पर पॉइंट फंक्शन निकालना था, है ना, कहाँ निकालना था, सॉरी मतलब इसी तरह से आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में, एक्स नहीं सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स बाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में जब लिखिएगा तो पहले एक्स का लिखिए कितना आया है, तो एक्स का आया है आपका कितना देख लीजिए, यानी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट शुरुआत करेंगे, यहाँ पर हो गया एक्स कितना 2x बाई माइनस जेड क्यूब और आई कैप, फिर प्लस लिखिएगा, बाई वाला लिखिएगा तो आ गया एक्स स्क्वायर जे कैप, जेड वाला लिखिएगा तो यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा 3x जेड स्क्वायर और के कैप हो जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। यही आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा माइनस साइन सब में अंदर ये ले जाके लिखा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इस चीज को समझना था। तो देखिए आपका टॉपिक जो है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नए नए ढंग से पूछेगा तो उसमें अपना भी दिमाग लगाना रहेगा। देख रहे हैं क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आपसे, ऐसा नहीं कि वो सिंपल क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा। अब अगर एनसीईआरटी बुक है आप लोग के पास तो थोड़ा पलट के देख लीजिए कि कुछ टॉपिक तो नहीं छूटा हुआ सेकंड वाले में, क्योंकि इसके बाद फिर अब आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा टर्म, कुछ कुछ पढ़ना है, पॉइंट, है ना। अब जो इसके बाद पढ़ना है एक है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बचा हुआ है, कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आखिर क्या होता है। जो देखिए उसमें तो आगे पीछे करके दिया है, हम सारे पोटेंशियल को एक जगह अरेंज करके पढ़ाए हैं और पोटेंशियल एनर्जी को, उसमें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को मिक्स करके दिया था सारा टॉपिक। जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर पोटेंशियल भी निकाला, फिर डायपोल के चलते पोटेंशियल निकाला, फिर पोटेंशियल निकाला। लेकिन मैं पोटेंशियल एनर्जी सबको एक जगह पढ़ाए हैं, आप पोटेंशियल जो है सबका एक जगह पढ़ाए हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो चलिए अब आपके पास क्या क्या बच गया है। देखिए अगर एनसीईआरटी की बात कीजिएगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स एक जगह लिखा होगा सबसे लास्ट में, है ना, क्या लिखा हुआ होगा पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसमें देखिए मैक्सिमम पॉइंट हम पहले पढ़ा चुके हैं, कुछ ही पॉइंट बाकी होगा, है ना, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सब पॉइंट पढ़ा हुआ है। मेनली हमको पढ़ाना है डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बाद कैपेसिटर पढ़ना है, इसका क्या पढ़ना है कैपेसिटर एनसीईआरटी में। लेकिन मैं कैपेसिटर पहले नहीं पढ़ाता हूँ, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे अगले क्लास से, और कल इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा तब कैपेसिटर पढ़ाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट तब कैपेसिटर, कैपेसिटर सेपरेट चैप्टर है, टॉपिक है ना। एनसीईआरटी में तो 2-3 पेज में खत्म कर दिया है, लेकिन मैं बहुत लंबा पढ़ाऊंगा क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आने की अगले क्लास में क्या होगा, करंट चालू होगा, अभी बता देते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके बाद अगले क्लास में क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है।
डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को। तो देखिए सबसे पहले कह सकते हैं कि वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हिंडर्ड करे, रोके, अपने थ्रू जब पार करे तो उसके इफेक्ट को घटा दे, उसको हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। यह इंसुलेटर भी होता है, क्या होता है, यानी कह सकते हैं यह एक इंसुलेटर है। इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल, मटेरियल इंसुलेटर है। इट इज एन क्या, इंसुलेटर मटेरियल है, क्या है, यानी कि बैड कंडक्टर मटेरियल है ना। मतलब उसका लिखेंगे इट रिड्यूस द intensity of electric field line, intensity of electric field line when passing through it, when passing through it। मतलब कि डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करेगा तो उसके इफेक्ट को ये क्या करेगा, घटा देगा, डिक्रीज कर देगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, यह दो तरह का होता है, यह जो होता है आपका कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है। देखिए पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होता है, अगर कोई इसका मटेरियल ले लिए आप, अगर कोई मटेरियल ले लिए हैं तो इसमें जो मोलिकुल होगा, एटम होगा, आयन होगा, वह सभी इस शेप का होगा। वह सभी इस तरह के शेप का होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की बात होगी। लेकिन अगर नॉन पोलर होगा मटेरियल, तो नॉन पोलर मटेरियल में क्या होगा शेप, वो समझ लीजिए ध्यान से। एकदम स्फेरिकल 100% होगा, 100% स्फेरिकल होगा और इसमें प्लस माइनस कॉन्साइड करेगा एक जगह पर, मतलब एक ही जगह पर आ जाएगा और ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, प्लस माइनस एक ही जगह पर कॉन्साइड करेगा। यानी इसमें अगर पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हैं, और यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इस मटेरियल के आसपास बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है अभी, तब ऐसा शेप है इसका। यानी कि बात समझिए, डायपोल मोमेंट प्लस माइनस से सेपरेट, डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट of each molecule is present, but total dipole moment of dipole moment of material is 0 due to
रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम मतलब जो किसका मन है रैंडम अरेंजमेंट ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना डायपोल मोमेंट है, बट ओवरऑल मटेरियल का टोटल जो डायपोल मोमेंट है वह 0 है। किसके चलते? तो आपका रैंडम अरेंजमेंट के चलते। इसमें लिखेंगे डायपोल मोमेंट of each molecule is 0 due to dipole moment is 0 since positive and negative charge coincide कर रहा है, इसीलिए तो हम लिख सकते हैं टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो 0। मतलब समझ लीजिए, जब मॉलिक्यूल का ही नहीं है तो ऐसे भी मटेरियल का 0 हो जाएगा डायपोल मोमेंट। यानी कि दो तरह का डायपोल समझे आप। एक तो ये समझे कि एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, तो पोलर का 0 होगा टोटल, लेकिन एक मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है। नॉन पोलर का एक मॉलिक्यूल का भी 0 होगा और टोटल का भी 0 होगा। देख लीजिए, रीजन भी समझ में आ गया होगा, हम सामने लिख दिए हैं। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बहुत सिंपल है। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, आगे बढ़े। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इसके बाद है, देखिए इसी में अभी एक पहला टाइप पढ़े हैं, मतलब कि एक पॉइंट अभी इसमें देखे हैं कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट भी हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं बात को। देखिए दूसरा पॉइंट में फिर से उसी तरह से चलेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट में फिर से फिगर बनाते हैं। ये डायपोल जो मटेरियल है उस मटेरियल को फिर से बना रहे हैं। आपकी बार बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ये नहीं है। जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो सारा डायपोल अरेंज हो जाएगा एक लाइन में। जो रैंडम अरेंजमेंट था वो रैंडम अरेंजमेंट में नहीं रहेगा, ये बात समझ लीजिए। अब ये रैंडम अरेंजमेंट में अब नहीं रहेगा, इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा अच्छे से। बात को समझिए, है ना, ये क्या होगा, अरेंज हो जाएगा अच्छे से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा सब जगह, जबकि माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। इसका भी प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर देखिएगा गौर से, तो एक बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे रेड से घेर रहे हैं, ऐसे बाउंड्री लाइन। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब 0 हो गया चार्ज। ओवरऑल जितना भी मॉलिक्यूल है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के चलते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे डेवलप हो जाएगा इस एंड पर, और इस एंड पर नेगेटिव चार्ज ऐसे डेवलप हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और अंदर में ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा उसके उल्टा, इस बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते।
तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हिंडर नहीं करेगा, जो एक्सटर्नल फील्ड दिए उसी के चलते यहाँ चार्ज अपेयर हुआ, और वह चार्ज के चलते जो फील्ड हुआ इसको अपोज कर रहा है। यानी हम क्या लिखवाए थे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है एक्सटर्नल फील्ड के वैल्यू को रिड्यूस करता है, तो रिड्यूस नहीं किया। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दिए तो उसी के चलते अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो, जो उसी की वैल्यू को इफेक्ट को घटा रहा है। आया समझ में किस तरह से घटाया? उसी तरह से फिगर एक अगला बनाते हैं नन पोलर में। तो नन पोलर में जब बनाएंगे तो देखिए ध्यान से समझिएगा बात को अच्छी तरह से। यहाँ पर जो मोलिकुल था वो डिस्टॉर्डर हो जाएगा इस तरह से शेप में। डिस्टॉर्डर्ड क्यों हो जाएगा उस बात को अगर समझना है तो मैं तुरंत समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। डिस्टॉर्डर्ड हो जाएगा शेप में बदलाव आ जाएगा थोड़ा सा। क्यों आ जाएगा ऐसा, उसका रीजन समझिए। जब एक्सटर्नल में आप फील्ड डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज था उसको धक्का देके थोड़ा इधर ले आएगा और नेगेटिव चार्ज को इधर कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह से सब चार्ज को थोड़ा थोड़ा वो सेपरेट कर देगा। थोड़ा थोड़ा क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, क्योंकि फोर्स लगाएगा वो। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर यहाँ था, तो पॉजिटिव को धक्का देके थोड़ा उधर कर देगा, नेगेटिव को धक्का देके इधर कर देगा। तो धक्का देके जब इधर कर देगा तो उससे क्या होगा, नन पोलर भी पोलर में बदल जाएगा। और इसके अंदर भी देखिए टोटल चार्ज 0 हो गया, लेकिन इसके इफेक्ट के चलते इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल के अपोज में डेवलप हुआ, और इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हर हाल में अपोज करेगा एक्सटर्नल फील्ड को। यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर हो या नॉन पोलर हो, जब बाहर से फील्ड देंगे तो हर हाल में वो पोलराइज हो जाएगा, यानी पोलर मटेरियल बन गया। कैसे? तो इसमें तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है आपका मतलब कि जो भी मटेरियल है वो पोलर में बदल गया। तब पोलर में बदल गया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में अब क्या करेगा, बाहर से जब दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मटेरियल उसको अपोज करेगा। और अब बताइए जिसमें 100% इंडक्शन हो जाएगा वो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर देगा। तब मेटल में 100% इंडक्शन होता है। तब मेटल में जब 100% इंडक्शन होता है तो बात याद कीजिए, अगर मेटल रबड़ी रख दीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो 100% इंडक्शन होता है, तो 100% अपोज करेगा, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाता है। नहीं कहते मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाता, तो उसका रीजन एक ये भी है कि 100% इंडक्शन, तो जितना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसको अपोज में उतना ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को घटाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में उसके या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस को रख देते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल डायपोल मोलिकुल ऑफ जो सिस्टम हो 0 के बराबर नहीं होगा, ना यहाँ 0 होगा और ना वहां 0 होगा। इस बात को समझ लीजिए। यानी टोटल डायपोल मोमेंट जो होगा मोलिकुल का प्रेजेंट होगा। यानी लिख सकते हैं टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल present due to linear arrangement linear arrangement के कारण इसमें आप लिखेंगे टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ मोलिकुल टोटल डायपोल मोलिकुल present total dipole moment of molecule present due to separation of positive and negative charge। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर गया, आया समझ में। लेकिन मटेरियल कोई भी हो पोलराइज तो हुआ, यानी पोलराइजेशन एक वर्ड आ गया। अब
पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। देखिए पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल क्या है, तो याद कीजिए बहुत सिंपल है। आप याद कीजिए नॉन पोलर मटेरियल को पोलर में बदल दिए, या जो पोलर मटेरियल नहीं था, जो अनपोलराइज था, उसको पोलराइज मटेरियल में बदल दिए। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं द कन्वर्शन ऑफ नॉन पोलर मटेरियल, नॉन पोलर मटेरियल into polar material is known as polarization। पोलराइजेशन। अब बताइए पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, तो पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल, पोलराइजेशन मटेरियल is directly proportional to the external electric field इंटेंसिटी। यानी जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। यानी जितना बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना जल्दी सारा पोलराइज करेगा, और जितना कम दीजिएगा उतना कम पोलराइज करेगा। यानी पोलराइजेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों ही वेक्टर हैं, इक्वल कीजिएगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। तब P बराबर देखिए क्या कांस्टेंट आता है, ध्यान से देखिएगा। काई लिखा जाता है, ऐसे x छोटा लिखा जाता है, छोटा x लिखते समय बाहर ये लंबा कर दिए, इसको कहते हैं काई। और ये फॉर्मूला हो गया आपका। काई का नाम है काई, CHI is known as chi is known as electric permeability of electric field। क्या हो रहा है, chi is known as electric permittivity of material। चलिए देख लिए ध्यान से, कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि आज का क्लास अब यहीं पर एंड होगा, क्योंकि अब अगला दिन करंट। अच्छा बात समझ लीजिए ध्यान से, किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। सर एप्सिलॉन नॉट भी तो यही था ना। अच्छा यहाँ गलती होगा, परमिटी इसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है, सॉरी गलती से वो लिखा गया था, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। काई इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, इसका नाम है। ठीक है, तो अब एंड कर देते हैं, अगले क्लास में फिर करंट चालू होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है।